और अब बात ड्रग्स के जाल की। देश भर में नशे के खिलाफ जारी अभियान में उत्तर प्रदेश पुलिस ने नया मुकाम हासिल किया है। पिछले 1.5 साल में यूपी पुलिस ने 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने न सिर्फ यूपी बल्कि देश के दूसरे राज्यों को भी इस अभियान में मदद की है। ये खास रिपोर्ट देखते हैं। ड्रग्स के कारोबार में शामिल लोगों पर चल रहा है यूपी पुलिस का डंडा। आरोपी भले ही सेलिब्रिटी हो, कानून अपना काम कर रहा है। सांपों का जहर बेचने के आरोपी एल्विश यादव ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी ये दशा होगी। ये दर्शाता है कि राज्य सरकार ड्रग या नारकोटिक्स के जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए कितनी सीरियस है। प्लस ड्रग पेडलर्स के द्वारा जो ऐसी जगह जहां पर सस्ते युवाओं को इन चीज़ों का प्रलोभन देके बेचा जा सकता है, उसके लिए भी हमारी स्पेशल यूनिट्स जो हैं वो उन चीज़ों को देखती है और कार्रवाइयाँ करती है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले 1.5 साल में 1,582 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है। ड्रग्स रैकेट से जुड़े 30,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1.5 साल में कुल 24,744 केस दर्ज किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए दूसरे राज्यों की भी मदद कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर थाने में एक अभियान चलाया। पान में ड्रग्स मिला के कोई बेच रहा था। नोएडा में 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़ी गई। एल्विश यादव सांपों के जहर का मामला यूपी पुलिस ने बर्स्ट किया। तो इस तरह के जो यूनिक आइडियाज़ हैं, ये ऐसे कैसे केसेस आप लोग के सामने आए? कुछ अगर एग्जाम्पल आप। एक तो आपने नोएडा की बात की, प्लस कुछ विदेशी लोग भी आकर इन चीज़ों में अवैध ड्रग के धंधे में लिप्त हैं, उसकी भी ह्यूज रिकवरी की गई है। तथा जो अंतर्राज्यीय कुछ अन्य प्रदेशों से जो मूवमेंट होता है वो भी हम अन्य राज्यों की पुलिस और जो सेंट्रल एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके साथ मिलके हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ जगहों में सीज़र भी किए हैं। जो गैंगस्टर एक्ट में जिस तरह से सीज़र के प्राविधान है, एनडीपीएस एक्ट में भी सीज़र के प्राविधान है, उसको पिट एनडीपीएस बोलते हैं, तो उसमें भी कार्रवाई की गई है। यूपी पुलिस उन तमाम जगहों पर नजर रखे हुए है जहां ड्रग्स का धंधा फैलने की आशंका है। 25 जून को पुलिस ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कॉलेजों के पास ड्रग्स की सप्लाई करने वाले 2 बीटेक पास छात्रों समेत 3 तस्कर गिरफ्तार किए थे। 24 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर गांजे की सप्लाई करते थे। ये लोग हाईली क्वालिफाइड हैं। इसमें से 2 हैं जो बीटेक कर रखे हैं, एक है जो इंटर पास है। और ये बीटेक करने के पश्चात ये लोग ऐसे ही युवकों को, जो लोग की शिक्षारत हैं या छात्र हैं, उनको ये लोग टारगेट करते हैं। सिर्फ पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की ही बात करें तो नारकोटिक्स सेल बनने के बाद 400 से ज्यादा नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ले चलते हैं आपको तेलंगाना, जहां पुलिस के अभियान में यह सामने आ रहा है कि नशे के कारोबारी अब स्कूली बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। राज्य पुलिस ने इस साल करीब 3,500 स्कूलों में एंटी ड्रग कमेटी बनाई है। राज्य में नशे पर नकेल के लिए पूरी ताकत से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चॉकलेट की शक्ल में ये एक ऐसा नशा है जिसकी लत स्कूली बच्चों को लगाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने इस साल के पहले 3 महीने में ही गांजा से भरी 5,800 किलो चॉकलेट जब्त की हैं। बच्चों और युवाओं को नशे की लत ना लगे, इसके लिए तेलंगाना पुलिस ने करीब 3,500 स्कूलों में एंटी ड्रग्स कमेटी स्थापित करने की कोशिश की है। हम अपने समाज, अपने बच्चों के प्रति समर्पित हैं। वो हमारा भविष्य है। अपने राज्य में ड्रग्स को नहीं आने देंगे। छात्रों को ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए सजग किया जा रहा है। The schools have become major targets for these. ड्रग सप्लायर्स ने स्कूलों को निशाना बना रखा है। स्कूल के अंदर हो या बाहर, शायद इसमें कर्मचारियों का भी सहयोग हो।
पास की दुकान भी निशाने पर हो सकती है। The employees of the schools, the pawn shops in front of the schools are, or the cool drink shops in front of the schools are, I think, supplying. नई सरकार के एजेंडा में साफ है कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। जो भी इस धंधे में शामिल मिलेगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। We have to get तेलंगाना से हम ड्रग्स का खतरा पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम चाहते हैं कि 100% दोषियों को सजा मिले। जितने भी बड़े नाम हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सिर्फ 13% लोगों को ही सजा मिल पाती है। आउट आफ्टर ट्रायल। ये देखा गया है कि ड्रग्स के कारोबारियों के निशाने पर पब, रेस्टोरेंट से लेकर स्कूल कॉलेज तक है। गरीबों से लेकर सेलिब्रिटीज तक इसे पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें हैदराबाद शहर से मात्र 50 किलोमीटर दूर संगारेड्डी की है, जहां एक घर में बड़ी मात्रा में एल्प्राजोलैम ड्रग बनाया जा रहा था। साल 2024 की ही बात करें तो पहले 3 महीने में 5,804 गांजा चॉकलेट बरामद की गई हैं। वहीं 87 गांजा प्लांट पर कार्रवाई हुई है। वहीं करीब 5.5 किलो हैश ऑयल, 22 किलो 300 ग्राम कोकेन, 251 ग्राम हेरोइन, 166 ग्राम MDMA और 32 LSD टैबलेट जब्त की गई है। तेलंगाना पुलिस को भरोसा है कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स की एंट्री राज्य में होना मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि छोटी छोटी मात्रा में सप्लाई भी आगे चलकर बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे महाराष्ट्र में कितनी विकराल है ड्रग्स की समस्या, माफिया वहां पर कैसे करता है अपना काला कारोबार, और साथ ही साथ बताएंगे पुणे के नाइट क्लबों के खिलाफ क्या है सरकार का बुलडोजर वाला एक्शन। एक छोटे से ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र के एक प्रमुख शहर पुणे के नाइट क्लब में ड्रग्स ले रहे 2 युवाओं की तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद बवाल मच गया। विपक्ष ने ड्रग्स के काले कारोबार पर अंकुश लगा पाने में शिंदे सरकार को असफल बताया, तो वहीं सरकार ने गैर कानूनी नाइट क्लबों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में कितनी विकराल होती जा रही है ड्रग्स की समस्या और ड्रग्स माफिया कैसे चलाता है अपना काला कारोबार, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े इस रिपोर्ट में। पुणे शहर के किसी पब पर बुलडोजर चल रहा है तो किसी पर हथौड़ा। देर रात तक गुलजार रहने वाले इन अड्डों पर फिलहाल सन्नाटा छाया हुआ है। वजह है बीते हफ्ते वायरल हुआ एक वीडियो। इस वीडियो में 2 शख्स पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर मौजूद पब लिक्विड लेजर लॉन्ज में ड्रग्स लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया और पुणे की नाइट लाइफ और ड्रग्स के मेल ने पुणे पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तो नियमों की अनदेखी कर ये पब देर रात तक चल रहा था और उस पर वहां धड़ल्ले से युवा ड्रग्स ले रहे थे। इस मामले ने पुणे पुलिस के साथ साथ राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये वही पुणे है जहां अब से करीब महीने भर पहले एक बिल्डर के बेटे पर आरोप लगा कि उसने अपनी आलीशान कार से कुचलकर 2 IT इंजीनियरों को मार डाला और सत्ताधारी महायुति के एक विधायक पर उस लड़के को बचाने का आरोप लगा। अब इस मामले ने फिर से एक बार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष को मौका दिया है शिंदे सरकार को घेरने का, और ये मामला इस वजह से भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है क्योंकि ये मॉनसून सत्र शुरू होने के ठीक पहले सामने आया है। जो 2 युवा वीडियो में ड्रग्स लेते नजर आ रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक शख्स मुंबई का रहने वाला आर्किटेक्ट है और दूसरा पुणे के IT उद्योग से जुड़ा। पता चला कि घटना वाली रात उस पब में देर रात तक पार्टी चल रही थी। इन 2 गिरफ्तारियों के अलावा पुणे पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में कुल 14 लोग धरे गए।
घटना वाली रात उस इलाके में तैनात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आदेश मिलने के बाद ऐसे पबों और रेस्तरां पर प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी, जो कि अवैध निर्माण कर रहे थे और जो नियमों की अनदेखी करते पाए गए। पुणे का मामला सामने आने के बाद सरकार हरकत में तो आती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए किया जा रहा है? क्या चंद गिरफ्तारियां कर देने से, कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर देने से और कुछ नाइट क्लबों पर बुलडोजर चलवा देने से सरकार महाराष्ट्र को ड्रग्स की समस्या से मुक्त करवा पाएगी? ड्रग्स की ये समस्या महाराष्ट्र में एक बड़ा ही विकराल रूप ले चुकी है और मुंबई और पुणे जैसे शहर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हाल फिलहाल में मुंबई और पुणे में ड्रग्स पकड़े जाने के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि ड्रग्स माफिया ने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों को अपनी चपेट में ले रखा है। इसी साल फरवरी में पुणे पुलिस ने छापा मारकर पास के दौंड इलाके से मेफेड्रॉन नाम के ड्रग्स की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। ये फैक्ट्री एक केमिकल निर्माण की यूनिट में चल रही थी। यहाँ से पुलिस ने 1836 किलोग्राम मेफेड्रॉन बरामद की, जिसकी कीमत 4.25 करोड़ रुपए की है। इसी साल मई महीने के मुंबई पुलिस के आंकड़े भी चिंता पैदा करते हैं। मुंबई पुलिस ने हेरोइन के 18, चरस के 25, कोकेन के 10, गांजे के 351, मेफेड्रॉन के 126 और अन्य प्रकार के ड्रग्स के 40 मामले पकड़े। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कानून के तहत सिर्फ एक महीने में ही 3502 मामले दर्ज किए गए। ड्रग्स के साथ पाए गए 686 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ड्रग्स का सेवन करने वाले 2954 लोग गिरफ्तार हुए। कुल मिलाकर 3640 गिरफ्तारियां हुई। मुंबई, पुणे जैसे शहरों में ड्रग्स का मायाजाल किस हद तक फैला है, यह हकीकत समझिए कुमैल मर्चेंट से। कुमैल जांच एजेंसियों को ड्रग्स कारोबार से जुड़ी जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं और इनकी ओर से दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस कई बड़ी कामयाबियां हासिल कर चुकी है। जितने भी पब के जो मैनेजमेंट जो चलाते हैं, जो इवेंट चलाते हैं, उनके मर्जी के बिना तो ड्रग्स अंदर नहीं जा सकता है और ड्रग्स जो बेचता है वो खुद भी कंज्यूम करता है। तो जो ड्रग्स अंदर जाता है तो उसने कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट का इसके अंदर हाथ रहता है, जब जाके ड्रग्स अंदर पहुंचता है। आप क्लब में देख ले तो ज़्यादातर कोकीन बिकता है, एचटीसी पिल्स बिकता है, LSD पेपर बिकता है, फिर एक गांजा आया अभी हाइब्रिड गांजा करके, वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। और आजकल देखा जाता है कि नया ट्रेंड चालू है पब में, जो ट्रांस पार्टी होती है, जो सिर्फ म्यूज़िक रहती है। वो पार्टी ऐसी चलती है जिसमें बिना ड्रग्स करे आप उसमें एंजॉय कर ही नहीं सकते। तो आप अगर वो पार्टी में जाएंगे ना तो कम से कम 30 to 40% लोग उसमें ड्रग्स लिए हुए रहते हैं, जैसे LSD पेपर, HTC हो जाता है। तो ये ड्रग्स जो पार्टी चलती है, ट्रांस करके टेक्नो पार्टी चलती है, इसके ऊपर भी रोक लगना चाहिए कि सारे पबों में आजकल पूरी टेक्नो पार्टियाँ चलती है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में 1 ग्राम मेफेड्रोन 1000 से 3000 रुपए में, कोकेन 3000 से 15000 रुपए में और मॉर्फिन की गोली 1200 से 4000 रुपए में मिलती है। पहले ड्रग्स की बड़े पैमाने पर तस्करी हुआ करती थी, लेकिन अब ड्रग्स घरों के भीतर भी पैदा किया जा रहा है। नशेड़ियों के बीच मेफेड्रोन नाम का ड्रग्स काफी लोकप्रिय है। इसे MD, मम्मी डैडी और कैट्स आई भी कहते हैं। ये बाकी ड्रग्स के मुकाबले सस्ता भी है और बड़ी आसानी से मिल जाता है। पुणे मामले में गिरफ्तार दोनों शख्स पर आरोप है कि वो भी MD ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। ये ड्रग्स है क्या, ये समझिए मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक रह चुके समीर वानखेड़े से। देखिए, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र और गोवा और विशेषतः जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है हमारे महाराष्ट्र में, जैसा कि मुंबई, पुणे, नागपुर, तो यहाँ पर जैसा कि आपने राइटली कहा, मेफेड्रॉन जिसे कहते हैं MD, जिसे कहते हैं मियो, इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन है। इसकी वजह यह है कि इट इज़ कॉल्ड एज पुअर्स मैन कोकेन और सस्ता होने के कारण जो कॉलेज के युवक और युवतियां हैं, जो पब्स, बार, डिस्को में जाते हैं फ्रीक्वेंट एंजॉयमेंट के लिए, तो वो काफ़ी अफोर्डेबल होता है उनके लिए। तो ये रीज़न की वजह से MD उनका सबसे प्रिफर्ड है। अपने कार्यकाल में वानखेड़े चिंकू पठान समेत कई ड्रग्स के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं। उनसे पूछताछ में पता चला कि ये लगातार अपने काले कारोबार के तौर तरीके बदलते रहते हैं। वानखेड़े के मुताबिक ड्रग्स माफिया पबों और नाइट क्लबों में अपना माल बेचने के लिए महिलाओं का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो इलीगल मनी होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रेट और इलिसिट इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू या फिर स्ट्रीट वैल्यूज़ की बहुत अंतर होता है। लगभग मैं कहूँगा कि लाखों करोड़ों में इन डिफरेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में और सेलिंग प्राइस में।
तो चूंकि प्रॉफिट इतना है तो ये लोग रिस्क भी उठाते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को चकमा भी देने की कोशिश करते हैं, सिस्टम में जो लूप होल्स है उसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और अगर ये किस प्रकार काम करते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पेशली जो मेफेड्रॉन का ड्रग कार्टेल है ये औरतों को भी यूज़ करता है, टीनेज लेडीज़ लोगों को भी यूज़ करता है। और ये ड्रग्स की ये विशेषता है कि इसका एक बहुत ही अनहोली नेक्सेस है प्रोस्टिट्यूशन के साथ भी, बिकॉज बहुत सारे लोग इसका इसलिए भी सेवन करते हैं फॉर नफेरियस एक्टिविटीज़। तो बीच में हमने ये भी मुझे याद है कि जब मुंबई में होते हुए एक प्रोस्टिट्यूशन कार्टेल को हमने बस्ट किया था, जो एक लेडी हेड कर रही थी, एक महिला हेड कर रही थी उसे। तो उसके अंडर में लगभग 50 और महिलाएं काम करती थी जो डिस्कोज और पब्स में जाके इसका सॉलिसिट भी करती थी, ड्रग्स को बेचती भी थी, साथ में दे वर इंडल्जिंग इनटू फ्लैश ट्रेड ऑल्सो। जाहिर है ड्रग्स का मकड़जाल फैलने से अपराध बढ़ते हैं और कई तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन जिस शख्स को ड्रग्स के नशे की लत लग जाए उसका क्या हश्र होता है, ये कुमैल से समझिए। एसटीसी पिल्स, वो पिल्स आती है अलग अलग कलर की, अलग अलग प्रकार की पिल्स आती है जो नाइजीरियन लोग बनाते हैं। वो पिल्स खाएगा इंसान ना तो मतलब अपनी ही धुन में चला जाता है, वो उसको मालूम नहीं रहता कि बाजू में कौन दोस्त है क्या है, उसको कुछ अलग अलग टाइप का भूत दिखने लगता है या कुछ और दिखने लगता है, तो वो उसमें मगन हो जाता है पूरा। और एक दूसरा LSD पेपर आता है, उस बटरफ्लाई आता है, वो एक सिंगल डिप आता है, डबल डिप पेपर आता है, वो यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं पेपर। जब वो पेपर लगा देते तो उसके आधे घंटे बाद वो असर करने लगता है। तो आदमी इतना धुन में हो जाता है, इतना धुन में नाचता है कि वो 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 15-15 घंटा नॉन स्टॉप डांस करता है। फिर जब वो पार्टी से निकलता है ना ये ड्रग्स करके, तो उसको बाहर मालूम नहीं रहता है कौन है वो। गाड़ी फिर एक्सीडेंट भी करता है, वो रेप भी करता है, वो लोगों को परेशान भी करता है, रोडों पे भी धमाल करता है। जानकारों का मानना है कि जागरूकता और सरकारी एजेंसियों के कानून पर सख्ती से अमल किए जाने पर ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगा कि ड्रग्स केस या फिर कितनी भी मात्रा, यानी हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ बड़ा केस करूँगा, बड़ी क्वांटिटी करूँगा। लेकिन अगर जैसा कि रेसिडेंट एसोसिएशंस को प्रॉब्लम्स होते हैं, घर घर में छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं, तो हम इसे उतनी ही तीव्रता से देखें जो कोई भी कार्रवाई करते हैं कि एक बड़े केस को जिस तरह से देखते तो सिमिलरली छोटे केसेस को भी देखना चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मल आम जनता है, आम पब्लिक है, उनको 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम यही हानि पहुंचाती है बेसिकली। तो हमको एक इक्वल मापदंड होना चाहिए बड़े केसेस के लिए भी और छोटे केसेस के लिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार नियमों की अनदेखी करने वाले नाइट क्लबों पर नकेल कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने जा रही है। इस तकनीक से न केवल नियम तोड़ने वाले नाइट क्लबों पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि अपने काम में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो सकेगी। ड्रग्स जो भी है, जो अनऑफिशियल पब्स, रेस्टोरेंट, बार्स में ऐसा व्यवसाय होता है, उसके ऊपर पिछले महीने 2 महीने से पहला जो अग्रवाल इंसिडेंस पुणे में हुआ था, वहीं से हमने बहुत स्ट्रांगली एक्शंस लेने की चालू किया है। उसमें उसके बारे में एक्शंस भी लिया है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन उसमें किया है उसके बारे में भी जो नगरपालिका, महानगरपालिका प्रशासन है उनसे कह के उसके ऊपर भी तोड़क कार्रवाई की है। पुलिस और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट जॉइंटली ऑपरेशन इसका करके ये इलीगल जो ड्रग्स है इसके बारे में स्ट्रांग एक्शन अभी महाराष्ट्र में चालू है और ये आगे भी चालू रहेगी। मुंबई के होटल मालिकों के संगठन ने भी अपने सदस्यों से अपील की है कि वो लालच में पड़कर अपने परिसर का इस्तेमाल ड्रग्स के कारोबार के लिए न होने दें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि उन पर जांच एजेंसियों की गाज गिरे। लीगल बिजनेसमैन को ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ यंगस्टर्स आते हैं जो 25-30 के उम्र के बच्चे आते हैं। अगर उन लोग ड्रग के सेवन करेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। एज आ आहार हम लोग इसको 100% जो है प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट होवे, लॉन्च बार होवे, ये इन लोग को बिल्कुल ये करना नहीं चाहिए। एज़ फार एज़ पॉसिबल आप गवर्नमेंट के साथ मिलके जो एक सिस्टम दिया गया हुआ है, एक गवर्नमेंट ने एक लॉ का आपको सिस्टम दिया हुआ है, आपको उसी दायरे में रह के काम करना है, तब जाके ये इसमें सबका भलाई है। ड्रग्स किस हद तक युवाओं को बर्बाद कर सकती है, इसके लिए मिसाल दी जाती है पंजाब की। पंजाब की ड्रग्स समस्या को लेकर फिल्में भी बन चुकी है और किताबें भी लिखी जा चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो डराने वाला भी है और चिंता भी बढ़ाने वाला है।
ऐसे में वक्त का तकाजा समझते हुए सरकार को ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और मेरे कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।